जय भीम जय मूल्यवासी साथियों, पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है एमएनटी न्यूज नेटवर्क के मूल्यवासी सभ्यता और कलाचार इस खास कार्यक्रम में। आज रविवार है और रविवार सुबह का जो समय होता है वह मूल्यवासी सभ्यता और कलाचार का समय होता है। और इस पर्टिकुलर रविवार के सुबह के दिन हम अलग अलग विषयों के ऊपर जानकारी हासिल करने का कोशिश करते हैं। अलग अलग विषयों को लेकर हम आपके बीच में आते हैं और जो समाज में सामाजिक आंदोलन में जो विभिन्न इशू जो विभिन्न विषय चिंतन और मनन के लिए होते हैं, उसमें सभ्यता और कलाचार के दृष्टि से हम इस पर्टिकुलर रविवार के दिन सुबह यह कार्यक्रम आयोजित करते हैं। और आप सभी को इस दिन में अलग अलग विषयों को लेकर आपसे चर्चाएं करते हैं। आज भी हम ऐसे ही विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं और आज का चर्चा भी काफी महत्वपूर्ण है। और समाज जीवन में जो अलग अलग सवाल उठते हैं उन्हीं सवालों में से एक सवाल आज हमने यहाँ पर लिया है। और आज हम जिस विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं वह है मूल निवासी आदिवासियों को अधिकार संपन्न बनाने में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के प्रयास। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आज हम चर्चा के लिए लिया है। यह जो वीडियो है यह वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव है। आप सभी साथियों से अनुरोध है कि आप इसे, अगर आप फेसबुक से जुड़े हैं तो आप इसे अपने पर्सनल फेसबुक पेज पर इसके शेयर कीजिए, और यूट्यूब पर अगर जुड़े हैं तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, ताकि यह जो महत्वपूर्ण विषय है मूल निवासी आदिवासियों को अधिकार संपन्न बनाने में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के प्रयास, इस विषय के ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत ही गंभीर चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ सहभागी हो रहे हैं मूल निवासी डॉक्टर उमेश चंद्र गौंड सर, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मूल निवासी संघ के। वो आज हमारे साथ इस विषय के ऊपर बातचीत करने जा रहे हैं। तो ज्यादा समय न गवाते हुए मैं मूल निवासी डॉक्टर उमेश चंद्र गौंड सर को आज के इस चर्चा सत्र में, आज के इस खास सत्र में उन्हें आमंत्रित करता हूँ। गौंड सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस सभी खास साथियों को जय भीम जय मूल्यवासी। जी सर, आज जिस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का खास तौर से जो अनुसूचित जाति समुदाय जो है उनके लिए जो उनकी तरफ से किए गए प्रयास और उनके तरफ से किए गए अलग अलग आयाम के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सर कि यह जो आज समाज जीवन में अगर हम देखते हैं तो समाज जीवन में आज यह निरंतर चर्चा हो रही है कि ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने अनुसूचित जातियों के लिए कुछ नहीं किया, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कुछ नहीं किया, खासतौर से आदिवासी के लिए कुछ नहीं किया। यह चर्चा कहीं दिखने को मिलती है। तो उस दिशा से हम ने आज ये चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं कि मतलब क्या सही में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो प्रयास है खासतौर से अनुसूचित जातियों को मद्देनजर रखते हुए, क्या वो कुछ भी प्रयास नहीं है? तो इसके ऊपर हम आपसे जानना चाहेंगे कि यह जो विषय है, इस विषय के तहत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने क्या सही में अनुसूचित जाति इस समुदाय के लिए कुछ भी नहीं किया? क्या ये उनके ऊपर जो आरोप लगता है, क्या वो आरोप कितना उसमें सत्यता है सर? जी आशीष जी, बहुत बहुत एमएनटी न्यूज नेटवर्क का धन्यवाद कि ऐसे गंभीर मुद्दे को लेकर आए हैं समाज के सामने। पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि बाबा साहब पर ये आरोप कौन लगाता है, क्यों लगाता है और उसका पर्पस क्या है। देखिए, जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था तो उस समय भी गांधी जी ने ये क्लेम किया था कि अस्पृश्यों के नेता वही हैं, और फिर जनता ने वहां टेलीग्राम वगैरह इतने भेजे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को मानना पड़ा कि उनके नेता, अस्पृश्य वर्ग के नेता गांधी नहीं, बाबा साहब। तो ये कहीं ना कहीं बाबा साहब को डिफेम करने की जो उनकी आभा दिख रही है पूरे विश्व पटल के ऊपर, उसके आगे बहुत सारे लोग बौने हो चुके हैं।
उनकी विद्वता से, उनके तर्क शैली से और उनके लीडरशिप क्वालिटी से। और उस व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं डैमेज करने का प्रयास ये मनुवादी व्यवस्था के लोग करते हैं। आज वो व्यवस्था वाले सीधा प्रहार नहीं कर, वो प्रहार हमारे ही बंधुओं को आगे ला करके ऐसा करते हैं। और जगह जगह बहुत सारे इस तरह की बातें होती हैं कि बाबा साहब ने ओबीसी के लिए क्या किया, कहीं कहीं तो अस्पृश्य वर्ग के लिए भी आता है। यहाँ बनारस में एक साथी मिला और वो खुलेआम अब शब्दों का प्रयोग करता है कि उसने तो हमें अछूत बना दिया। अगर अस्पृश्य समुदाय का व्यक्ति ये बोले कि बाबा साहब ने अछूत बना दिया उनको, तो यह तो बड़ा ही गंभीर चिंतन वाला प्रश्न है। इसी तरह मूल निवासी समुदाय में आदिवासी वर्ग को भी, उनके बीच में यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि बाबा साहब ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। ये केवल और केवल बाबा साहब की छवि को डैमेज करने का प्रयास है। मैं तो ये कहूंगा कि पूरे भारत को बाबा साहब के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, जिन्होंने किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं बल्कि इस भारत के लिए कार्य किया, इस भारत के मूल निवासियों के स्टेटस को, लिविंग स्टैंडर्ड को उठाने का कार्य किया। और कहीं कोई मुंह जवानी बात ना हो तो भारत के संविधान, जिसको 26 जनवरी 1949 को, माफ करिएगा 26 नवंबर 1949 को उस संविधान की कॉपी, उस संविधान को इस देश को समर्पित किया। वह लिखित दस्तावेज खुद में इतना महत्वपूर्ण है कि उसके ऊपर बहुत से लोगों के कमेंट्स हैं। कहा जाता है भारत का संविधान शांतिपूर्ण क्रांति है जो व्यवस्था को परिवर्तित कर सकता है। यह रक्तपात वाली क्रांति नहीं है। सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तन करने वाला यह शांतिपूर्ण क्रांति का एक ग्रंथ है। तो ऐसे ग्रंथ को तैयार करने वाले बाबा साहब के प्रति अगर कोई इस तरह की बातें करता है तो निश्चित ही या तो वह बाबा साहब को समझता नहीं या किसी के बहकावे में कार्य कर रहा है। अब बात रह गई, अगर आज पार्टिकुलर सब्जेक्ट हमारा है कि मूल निवासी आदिवासियों के लिए उन्होंने क्या किया, तो साथियों वो मूल निवासी आदिवासियों के लिए ही नहीं, उन्होंने पूरे भारत के मूल निवासी समुदाय के लिए, पूरे मूल निवासी नागरिकों के लिए, उनके साथ साथ अन्य के लिए भी उन्होंने जो किया वह कृतज्ञतापूर्ण कार्य, हमें उनका कृतज्ञ होना चाहिए। और आज विषय के अनुसार मैं यह बात कहूंगा कि उन सब सामान्य प्रोविजन के अंदर, उन सारे कानूनों के अंदर, जैसे आर्टिकल 338, 337, आर्टिकल 14, 15, 16, ये सारों के साथ आर्टिकल 19, आर्टिकल 26, 25, ये सारे आर्टिकल तो पूरे भारत के लिए है, लेकिन जनजातियों के लिए, ट्राइब्स के लिए उन्होंने आर्टिकल 244 के तहत जो 5वीं और 6वीं अनुसूची दी वह बहुत महत्वपूर्ण है। वह अनुसूची जो ट्राइबल के रीत रिवाज, रूढ़ी, परंपरा और उनकी सार्वभौमिकता को बनाए रखने के लिए वो अनुसूची जो बनाई गई वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो ऐसी अनुसूची है जहां ट्राइबल वर्ग के लोग, आदिवासी लोग, इस देश के मूल निवासी लोग अपने रूढ़ी और परंपरा पर सगर्व अपना जीवन यापन भी कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं
उसमें कहीं से कोई हिचक नहीं है। और उस अनुसूची का प्रयोग इस तरह से किया गया कि वास्तव में इस देश के अनुसूचित जनजाति के लोगों को, खासकर जो शेड्यूल्ड एरिया की जनजातियां हैं, उनको इसका कोई विशेष लाभ नहीं मिल सका। बाबा साहब ने संविधान सभा में ही बोला था कि संविधान कितना भी बुरा क्यों न हो, अगर उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग अच्छे होंगे तो वह बुरी चीज भी अच्छी होकर निकलेगी। और संविधान कितना भी अच्छा क्यों न बना हो, उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग बुरे होंगे तो वो कदापि अच्छी नहीं हो सकती। तो साथियों, जो आज ये आरोप लगाया जाता है, यह आरोप वास्तव में किसी पे लगाना है तो बाबा साहब पे न लगाकर जो सरकारें भारत में आई है, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, ये आरोप उन पे लगना चाहिए। अगर हम एक स्पष्ट शब्दों में, संक्षिप्त में बात करें तो समस्या अनुसूची 5 के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर है। शेड्यूल्ड एरिया में जो ट्राइबल एरिया है, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, इस तरह के जो 4 स्टेट हैं, वहां तो अनुसूची 6 लागू है। वहां उनके स्वयं के स्वायत्ता चलती है, उनके ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल भी हैं, सब कुछ है। लेकिन उस 4 राज्यों को छोड़ दिया जाए, शेष 10 राज्य जो अनुसूचित में हैं, उन राज्यों में अनुसूची 5 का तो अनुपालन ही नहीं हुआ। तो क्या ये गलती बाबा साहब की है? बाबा साहब तो हमें छोड़कर चले गए 1956 में ही, और ये सारी चीजें कब लागू हो रही हैं? क्या अभी तक लागू हो पाई? उसमें कैसे कैसे मॉडिफिकेशन हो रहे हैं, ये समझने वाली चीज है। तो आज की डेट में अगर हम बाबा साहब को ब्लेम करते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, तो अगर हम एक उंगली उनकी ओर उठाते हैं या उठाने का प्रयास करते हैं, तो 3 उंगलियां हमारी ओर उठती हैं कि हमने क्या प्रयास किया। निश्चित रूप से बाबा साहब नहीं, इस देश में जो सरकारें बन रही हैं और जो लोग सरकार बना रहे हैं, जो लोग सरकार चुनने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, वो दोषी हैं। उनका कंट्रोल ऐसे लोगों पर नहीं है जो सरकार में बैठे हैं या जिनको उन्होंने अपना प्रतिनिधि चुना है। तो हम बाबा साहब को कैसे दोषी कर सकते? अगर हम बात करें अनुसूची 5 की, 10 राज्यों में इसको लागू किया जाना है, और इस 10 राज्यों में ये अनुसूची 5 तो इस तरह से लागू हुई जिसके न लागू होना न होना कोई अर्थ नहीं था। फिर आप देखिए 1996 में पेशा लाया गया, पंचायत एक्सटेंडेड शेड्यूल्ड एरिया, कि भाई यहां से हम स्वायत्ता देंगे। और पेशा जब लाया गया तो इसका इम्प्लीमेंटेशन 2011 तक 0 है। अब 2014 में कुछ इम्प्लीमेंटेशन के प्रयास हुए हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड, उड़ीसा। लेकिन क्या वो सही मायने में कर रहे हैं? जहां कहा गया शेड्यूल्ड एरिया में सेल्फ गवर्नेंस होनी चाहिए, सेल्फ गवर्नेंस नहीं देना था तो पेशा लाया गया। पेशा के आधार पर वहां करना था तो वहां टीएसी नहीं बनी। ये कमेटी की रिपोर्ट है, शासन कमेटी की रिपोर्ट है कि टीएसी नहीं है। जब ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल नहीं है, या जहां है भी तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में वहां के ट्राइबलों को लेने की बजाय
ट्राइबल के मंत्रियों को लेने की बजाय वहां चीफ मिनिस्टर अपने मर्जी से अपॉइंटमेंट करता है। आज जो ट्राइबल एरिया में लैंड का जो एक्विजिशन हो रहा है, कहीं गवर्नमेंट कर रही है तो कहीं सेठिए कर रहे हैं, और वहां पे एक फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है कि ग्राम सभा से अनुमोदन ले लिया गया। उस ग्राम सभा में आदमी उनके हैं, उनके अधिकारी बैठ रहे हैं, जो पहले से ही दबाव बनाते रहते हैं, लालच देते रहते हैं। ब्राइबिंग का केस होता है, घूसखोरी का। और जब पता चलता है कि यार हमारा कोई बस ही नहीं है तो छीन लेना है, तो लोग भी कुछ लेके बैठ जाते हैं। ये स्थिति बनी हुई है। तो हम लोग इस पे ही आज चर्चा करेंगे। अभी जैसे कि एक हमने संक्षिप्त किताब हमने पब्लिश की थी इसी के ऊपर, आदिवासी कौन, जिसका विमोचन राजमुंदरी के वामशेक के राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान किया गया था। इसमें सारी समस्याओं पे ये बात की गई है। तो आप लोग इसको भी पढ़ें, समझें, कुछ कमी हो तो हमें सूचित भी करें। अब जैसे कि पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध है। पांचवी सूची के भाग ख में अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य में एक जनजाति सलाहकार परिषद यानी टीएसी के गठन का प्रावधान है। टीएसी का कार्य अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित मामलों पर सलाह देना है, जैसा कि राज्यपाल द्वारा उन्हें संदर्भित किया जा सकता है। तो क्या ये लोग सलाह लेते हैं या सलाह लेने की नाटक करते हैं? सलाह तो तब होता है जब पहले एजेंडा दे दिया जाए और एजेंडा पे लोग आपस में चिंतन करें, ग्राम सभा में चिंतन हो, ग्राम सभा की राय आए, और वहां से जो प्रतिनिधि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में बैठा हुआ है वो अपनी बात ग्राम सभा की ओर से रखे। तो ये होती है सलाह ग्राम सभा की। फिर वहां चिंतन मनन करके एक राय बनेगी जिसमें राज्यपाल भी सम्मिलित होंगे। लेकिन यहां तो उल्टा किया गया है, इस चीज को पूरी तरह से इफेक्टिवली लागू नहीं किया जा रहा है और लोग दोष देते हैं बाबा साहब को। जो कमेटी ने बताया, शासा कमेटी ने बताया क्या क्या कमियां थी इसके अंदर, जनजातीय सलाहकार परिषद की कमियां। अब देखिए कैसे बॉन्डिंग किया गया। टीएसी केवल उन मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं और सिफारिश दे सकते हैं जिन्हें राज्यपाल द्वारा संदर्भित किया जाता है। यह केवल सलाहकारी क्षमता के रूप में कार्य करता है और इसके पास कार्यान्वयन की कोई शक्ति नहीं है। परिषद जनजातीय आबादी के लिए जवाबदेह नहीं है क्योंकि वे राज्यपाल या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे पांचवी अनुसूची ने जनजातीय क्षेत्रों को कहीं अधिक स्वायत्तता प्रदान की, लेकिन जनजातीय सलाहकार परिषद स्वायत्त निर्णय लेने वाली एक संस्था की बजाय मात्र एक सलाहकारी निकाय बना रहा। यहां तक कि वो भी नहीं बना है, हकीकत ये है। छठी अनुसूची के विपरीत जहां स्वायत्त जिला परिषदों को कई महत्वपूर्ण विषयों में उल्लेखनीय विधायी, न्यायिक और कार्यकारी शक्तियां प्रदान की गई हैं, पांचवी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों के शासन को मुख्यतः राज्यपाल के पास संकेंद्रित रखती है। टीएसी कार्यप्रणाली के संबंध में नियमों का निर्माण राज्यपाल के बजाय राज्य सरकारों द्वारा किया गया है, जिसके कारण सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों द्वारा इन निकायों का पूर्ण रूपेण अधिकार हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। तो देखिए ये कमियां है टीएसी की। जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि टीएसी हो गई तो हम बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन टीएसी को पाबंद कर रखा है सरकार ने। राज्यपाल की रिपोर्ट विस्थापन एवं पुनर्वास, विधि व्यवस्था की समस्या, जनजातीय विरोध प्रदर्शनों, जनजातियों के उत्पीड़न और ऐसे अन्य मुद्दों को दायरे में नहीं लेती है। अब बताइए, जब राज्यपाल की रिपोर्ट ही विस्थापन, पर्यावरण, विधि व्यवस्था की समस्याएं, जनजाति किस चीज का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं,
उनका उत्पीड़न, इन इन मुद्दों को अपने दायरे में ही नहीं लेती तो जनजातियों का कल्याण कैसे होगा? राज्यपाल को ही तो रिपोर्ट भेजनी है। बड़ी संख्या में ऐसे राज्य मौजूद हैं जहां जनजातियां प्रखंड या गांव में एक बड़ी आबादी वाले प्रखंड या गांव का निर्माण करती हैं। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा आदि इन राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्रों के दायरे से बाहर रखा गया है। अभी कई लोग कहते हैं छठवीं और पांचवी अनुसूची, उसके बीच में कुछ अंतर है, वो भी बताया जा सकता है। जैसे पांचवी अनुसूची भारत के बृहत हिस्से में अनुसूचित क्षेत्रों को निर्धारित करती है जहां अनुसूचित जनजातियों के हितों का संरक्षण किया जाता है। अनुसूचित क्षेत्र में 50% से अधिक जनजाति आबादी मौजूद होती है। इसका मतलब वो क्षेत्र जहां 50% ट्राइबल पॉपुलेशन है उसको हम अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। जबकि छठी अनुसूची उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रशासन से संबंधित है। छठी अनुसूची के अंदर जो है पूर्वोत्तर भारत अनेक विविध जातीय समूहों का निवास स्थान है और ये रणनीतिक रूप से भूटान, चीन, म्यांमार यानी वर्मा और बांग्लादेश की सीमाओं पर स्थित है। खासी और मिजो समुदाय ने प्रथागत कानूनों, संसाधनों पर नियंत्रण और ऐसे ही अन्य कई मुद्दों पर स्वशासन का आह्वान किया है, जबकि असम के बड़े राज्य से अलग होने की मांग भी कर रखी है। यथास्थिति बनाए रखने और अलगाव के ब्रिटिश दर्शन को संविधान की छठी अनुसूची के माध्यम से पूर्वोत्तर के विकास और एकीकरण की नीतियों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। छठी अनुसूची स्वायत्त जिला और क्षेत्रीय परिषदों के निर्माण का प्रावधान करती है और इन स्वायत्त निकायों को विभिन्न विधायी, कार्यकारिणी और न्यायिक शक्तियां प्रदान करती हैं। अब वहां की न्यायिक शक्तियां देखिए, ऐसे ऑफेंस जिसमें 5 साल से कम का कारावास सजा है, ऐसों का निपटारा ट्राइबल कोर्ट करती है। लेकिन ये लाभ अनुसूची 5 वाले क्षेत्रों में नहीं है। वहां सब कुछ सामान्य कोर्ट यानी जिसको हम कहते हैं लोअर कोर्ट वही करता है। तो ये अंतर हुआ ना। छठी अनुसूची के अलावा पूर्वोत्तर राज्यों पर अनुच्छेद 371 नागालैंड, अनुच्छेद 371 सी मणिपुर, अनुच्छेद 371 जी मिजोरम जैसे अन्य संवैधानिक प्रावधान भी लागू हैं। जो 371 खत्म किया गया वो कश्मीर, जम्मू कश्मीर वाले एरिया में खत्म किया गया, इधर नहीं किया गया है, तो इधर बरकरार है। यहाँ 2 प्रकार के स्वायत्त जिला परिषद है, छठी अनुसूची के तहत स्थापित और दूसरा राज्य विधानसभा के विभिन्न अधिनियमों द्वारा स्थापित। इस तरह के 2 प्रकार के स्वायत्त जिला परिषद छठी अनुसूची के अंदर यानी इन 4 राज्यों में है। अभी जो विधायी और प्रशासनिक संरचना है छठी अनुसूची में, अरुणाचल प्रदेश अनुच्छेद 371H, यहां पर कोई स्वायत्त परिषद, पंचायती राज संस्थाएं मौजूद नहीं है। असम छठी अनुसूची में अनुच्छेद 371B 3 स्वायत्त परिषद विद्यमान है। मणिपुर में अनुच्छेद 371C मणिपुर पहाड़ी ग्राम प्राधिकार अधिनियम और मणिपुर पहाड़ी क्षेत्र जिला परिषद, ये 2। मिजोरम छठी अनुसूची अनुच्छेद 371G 3 स्वायत्त परिषद विद्यमान है। जो ये चीजें दी हुई हैं, आप इस चीजों को देखिए कि जो लागू किया गया है वो ईमानदारी से लागू नहीं किया गया। और जब ईमानदारी से लागू नहीं होगा
तो इसका फायदा कौन उठा रहा है? जो वहां बाहरी बसे हुए हैं, और जो ये बाहरी बसे हुए हैं यही लोगों में भ्रम भी पैदा कर रहे हैं कि आदिवासियों के लिए बाबा साहब ने कुछ नहीं किया। तो बाबा साहब ने तो बहुत कुछ कर दिया, हम नहीं ले पा रहे हैं, और अपने अकर्मता का दोष हम बाबा साहब पे थोप रहे हैं। तो हमसे अकृतज्ञ कौन होगा? ये एक सोचने वाली बात है। जहां अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो समानता का अधिकार, आर्टिकल 14, किसी तरह का भेदभाव नहीं, आर्टिकल 15, और सरकारी नौकरियों में, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर नियोजन, आर्टिकल 16, ये स्पष्ट रूप से है। अगर ये ऐसा न करें तो फिर किसको दोष दें हम? इतना ही नहीं, भाषा, ये भी आर्टिकल है आपका, बताता हूं मैं। जैसे कि अनुच्छेद 338 ए है, अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय आयोग। अब आपका कर्तव्य दिया गया है कि वो अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने के बाबत बेनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करे, उनके सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग ले, उन पर सलाह दे, उसका मूल्यांकन करे, अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण, विकास तथा उन्नयन के लिए संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करे। अब प्रश्न ये आता है कि अनुसूचित जनजाति आयोग क्या अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है? शिकायतों का अंबार लगा है, मैंने भी 2-4 शिकायतें भेजी है, कोई निपटारा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आप भेज दीजिए, हम देखते हैं, भेज दीजिए, देखते हैं। कब देखेंगे? समय बीतने के बाद न्याय दोगे तो क्या मतलब है उसका? तो अब जनजाति आयोग किसी भी सरकार में किसके अधीन होती है और किसके मंशा पे काम करती है? सरकार के मंशा पे, बिल्कुल बराबर सरकार के मंशा पे काम करती है, जबकि ये संवैधानिक संस्था है, लेकिन ये सरकार के इशारे पे चलती हैं। इसलिए हमारे लोगों का कल्याण नहीं हो पाता। व्यवस्था है, संविधान में व्यवस्था है। अगर हम बाबा साहब को दोष दे रहे हैं तो इन लोगों को पता होना चाहिए कि संविधान में व्यवस्था दी गई है, लेकिन अनुपालन करने वाला अनुपालन नहीं कर रहा है। बिल्कुल। अनुच्छेद 347, किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष अनुबंध। अभी देखिए, झारखंड में अब उनके भाषा में, जो वहां की भाषा है झारखंडी में, जैसे हम बोलते हैं मुंडारी, कुरुक, इस भाषा में बच्चों की पढ़ाई भी शुरू हो गई है। लेकिन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वहां गोंडी भाषा है, वहां पे नहीं पढ़ाई हो रही है, वो सामान्य हिंदी पढ़ रहे हैं। अगर वो कुछ सामाजिक संस्थाएं जो है मिलकर इस काम को आगे बढ़ा रही हैं, लेकिन सरकार नहीं कर रही है। जबकि अगर नई शिक्षा नीति की बात कर लें तो नई शिक्षा नीति में इन्हीं भाषाओं में पढ़ाई होनी चाहिए, लेकिन उसको भी मालूम है जो नीति बनाया है कि इस भाषा में पढ़ाई आज तक नहीं हुई तो आगे क्यों होगी, तो फिर उसने ब्रिज करने के लिए एक सामान्य भाषा का नाम ले लिया कि हिंदी या अंग्रेजी में कर लेंगे। तो ये तो आपकी भाषा को भी बर्बाद कर रहे हैं। इस समय भाषा के ऊपर आंदोलन चल रहा है दिल्ली में। तो अब ये किसकी गलती है? इंप्लीमेंट करने वालों की है ना। प्रोविजन तो है, इंप्लीमेंट करने वाली गलती है। अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, तो दिया हुआ है, पहले से दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के साथ दिया हुआ है, क्यों नहीं किया अब तक? प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर एक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा, और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है। यहां तो अल्पसंख्यक का मतलब लोगों ने केवल धार्मिक अल्पसंख्यक लगा रखा है,
वो भाषाई अल्पसंख्यक को तो एकदम किनारे कर रखे हैं, इसलिए इस पे ध्यान नहीं जाता किसी का। फिर आर्टिकल 335 सेवा और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे, वो अब है ही है आप रिजर्वेशन और इसके लिए। अनुच्छेद 14 बताया मैंने, 15-16। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यहां भी है। और आर्टिकल 13 भी कह रहा है कि जो रूढ़ी परंपराएं इस संविधान के समर्थन में है वो लागू रहेंगी, और जो इसके समर्थन में नहीं है वो द डे नल एंड वाइड है। जी जी। तो आप देखिए, जनजातियों की कोई भी रूढ़ी और परंपरा संविधान के ही मान्यता में चल रहा है, क्योंकि वहां गणतंत्र पहले से है, लोकतंत्र पहले से है, और वो प्रकृतिवादी हैं, मानववादी हैं, और वो किसी धर्म विशेष के विपरीत भी नहीं बोलते, बल्कि आज उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, और धर्म परिवर्तन करने वाला कहता कि हम नहीं कर रहे हैं। जी जी। तो ये समस्या किसकी है? बिल्कुल, इम्प्लीमेंटेशन की प्रोसेस में सब कमियां है। जो प्रावधान है, प्रावधान हर जगह किया गया, और खासतौर से संविधान में तो बहुत बड़े पैमाने पर प्रावधान किया गया है, लेकिन जो राज्य सरकारें हैं जिनकी जिम्मेदारी है वो उस तरह से कार्यरत नहीं हो रही है। लेकिन दोष जो है वो मतलब सरकारों पे लगाने के बजाय वो जो संविधान में जिन्होंने प्रयास किया उनके ऊपर दोष लगाए जाते हैं। निश्चित तौर पर सर ये बहुत ही मतलब लोगों को समझाने के लिए, लोगों को इसमें क्लैरिटी देने के लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर एक और बात आपसे जानना चाहेंगे कि जो संविधान सभा बनी थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की कमेटी बनी थी, उसमें भी मतलब लगभग 1945 के आसपास खास तौर से अनुसूचित जाति या जनजाति का जो शब्द का प्रयोग किया गया था, या शेड्यूल्ड ट्राइब्स का प्रयोग किया गया था, उसके ऊपर भी कुछ बातें समाज में होती है। जैसे जयपाल सिंह मुंडा जी का उदाहरण दिया जाता है, और वो भी उनको मतलब ये उन्होंने इस शब्द के ऊपर ऑब्जेक्शन किया गया था, और ये आदिवासी शब्द ही होना चाहिए था। शेड्यूल्ड ट्राइब का जो कन्वर्शन है, या शेड्यूल्ड ट्राइब का जो मतलब है इंग्लिश और हिंदी में, वो भी उसके ऊपर काफी चर्चाएं होती है। कई जगह तो मतलब अलग अलग टर्मिनोलॉजी सरकार की तरफ से ही यूज की जाती है, जैसे वन जाति, जनजाति, आदिम जमाती, मतलब अलग अलग राज्यों में अलग अलग ये शब्द के ऊपर भी काफी चर्चाएं होती है। तो ये जो संविधान सभा में जो इसके ऊपर चर्चाएं हुई, और ये जो इसका शब्द का रूपांतरित के ऊपर जो बहस हुई, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये जो संभ्रम समाज के अंदर है, उसको आप किस तरह से मतलब उस पर प्रकाश डालना चाहेंगे सर? देखिए, इस पे मैं अपनी व्यक्तिगत बात नहीं करूंगा। जो संविधान सभा के डिबेट के दौरान 2 दिसंबर 1948 को अनुच्छेद 13 में लाए गए संशोधन के तहत, संशोधन संख्या 491 के तहत एबोरिजिनल की जगह शेड्यूल्ड को स्थापित करने और आदिवासी की जगह ट्राइबल को स्थापित करने पर स्पष्टीकरण के लिए जो है जयपाल सिंह मुंडा द्वारा जो है ये संशोधन लाया गया था, और उस पर बाबा साहब ने ही क्लैरिफिकेशन दिया। तो हम बाबा साहब के द्वारा जो चीजें बताई गई है उसी को ही हम बात में रखते हैं। इसमें बाबा साहब के जो कहा, मेरे मित्र जयपाल सिंह ने आदिवासी के बारे में जो कुछ सवाल किया है, मैं समझता हूं कि उसे अनुसूची 5 और 6 के चर्चा के दौरान उठाना उचित था, लेकिन उन्होंने उसे अब उठाया है, और उस पर विशेष रूप से कुछ कठिनाई है जिसका स्पष्टीकरण मांगा है। सदन इस बात को महसूस करे कि ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में आदिवासियों के लिए क्या प्रावधान है। हमारे पास 2 तरह के क्षेत्र हैं, शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज। ट्राइबल एरियाज वह क्षेत्र है जो केवल आसाम राज्य के लिए है, और जबकि शेड्यूल्ड एरियाज अनुसूचित क्षेत्र आसाम राज्य को छोड़कर शेष राज्यों में फैला हुआ है। आज की डेट में वही आसाम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, ये 4 राज्य हो गए जो ट्राइबल एरिया में है, और शेष राज्य जो है वो शेड्यूल्ड एरिया। वास्तव में यही
इंडिया एक्ट में पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया के नाम से जाना जाता है। जो शेड्यूल्ड एरिया है वही इंडिया एक्ट में पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त यह कुछ और नहीं है। अभी शेड्यूल्ड ट्राइब दोनों जगह है, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब शेड्यूल्ड एरिया में भी है और शेड्यूल्ड ट्राइब ट्राइबल एरिया में भी है। अब इन दोनों की स्थिति में जो अंतर है, यानी शेड्यूल्ड एरिया में रहने वाले शेड्यूल्ड ट्राइब्स और ट्राइबल एरिया में रहने वाले शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इन दोनों की स्थिति में जो अंतर है वह है कि शेड्यूल एरिया में रहने वाले शेड्यूल ट्राइब्स अनुसूची 5 के पैरा 5 के अनुसार शासित होंगे। इस अनुसूची के अनुसार कोई भी कानून जो संसद या विधानसभा द्वारा पारित होगा वह स्वतः इनके ऊपर लागू हो जाएगा, जब तक कि उस कानून को या उसके किसी अंश को राज्यपाल अधिसूचना जारी कर लागू न होने की घोषणा करे। जबकि ट्राइबल एरिया में रहने वाले जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, इनकी स्थिति थोड़ी अलग है, जहां कोई भी कानून जो संसद या विधानसभा में बनेगा यानी पारित होगा वह स्वतः इनके लिए लागू नहीं होगा। इसको लागू करने के लिए राज्यपाल अधिसूचना जारी करेंगे। यानी शेड्यूल्ड एरिया वाले, यानी अनुसूची 5 से शेड्यूल्ड एरिया गवर्न होता है, तो अनुसूची 5 वाले क्षेत्रों में जो भी नियम कानून संसद या विधानसभा बनाएगी वह लागू हो जाएगी। जबकि ट्राइबल एरिया में यह लागू नहीं होगी जब तक कि राज्यपाल यहां लागू न करे, और वो तब तक लागू रहेगी जब तक कि राज्यपाल वहां मना न करे। तो ये अंतर है। इसके बाद शेड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रश्न पर आते हैं कि उन्होंने एबॉरिजिनल की जगह शेड्यूल्ड शब्द को क्यों प्रस्तावित किया है। इस पर बाबा साहब का स्पष्टीकरण है कि जैसा मैंने कहा है कि शेड्यूल्ड ट्राइब का एक स्थापित अर्थ है, क्योंकि यह ट्राइब्स आदिवासी को उद्धृत करता है, जैसा कि आप दोनों अनुसूची में देखते हैं। आदिवासी शब्द वास्तव में एक सामान्य संज्ञा है जिसका कोई निश्चित कानूनी संकेतार्थ लीगल डी ज्यूरो कैनोटेशन नहीं है, जैसे कि अछूत अनटचेबल। यह वास्तव में एक सामान्य शब्द है। इस अछूत अनटचेबल सामान्य शब्द में कोई भी किसी को भी सम्मिलित कर सकता है। यह कोई निश्चित कानूनी संकेतार्थ नहीं है। यही कारण है कि इंडिया एक्ट 1935 में अछूत शब्द को कानूनी अर्थ देने के लिए केवल यही तरीका बेहतर लगा कि ऐसे उदासीन समुदाय को आगे लाया जाए जो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न भागों में स्थानीय लोगों द्वारा अस्पृश्यता से पीड़ित है। यही प्रश्न आदिवासियों के संबंध में भी उठता है। आदिवासी लोग कौन है? कौन है आदिवासी? और यह प्रश्न जायज है, क्योंकि इस संविधान के द्वारा हम लोग इन आदिवासियों के लिए कुछ सुविधाएं और कुछ अधिकार प्रदान करने जा रहे हैं। इस क्रम में यदि कोई मामला न्यायालय में जाता है तो वहां एक निश्चित परिभाषा होनी चाहिए कि आदिवासी कौन है। इसलिए यह कह सकते हैं कि एक अन्य श्रेणी या एक अन्य शब्द को ढूंढने का निर्णय लिया गया था जिसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहा गया है, और आदिवासियों को उसी शीर्षक के अंतर्गत लिया जा रहा है। बाबा साहब ने आगे भी बोला कि श्री जयपाल सिंह जी सामान्यतः आदिवासी कहे जाने वाले सभी समुदायों और इस सूची के शेड्यूल्ड ट्राइब शीर्षक के अंतर्गत
सम्मिलित समुदायों की तुलना करें, वे पाएंगे कि शायद ही कोई समुदाय जिसे आदिवासी के नाम से पहचाना जाता है इस सूची में सम्मिलित नहीं है। ये शायद ही कोई, मतलब उन्होंने पूरा प्रयास किया था संविधान सभा ने कि हर एक समुदाय जो आदिवासी के नाम से जाना जाता है वो इससे सम्मिलित हो जाए, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा हो सके कोई छूट भी गया। गलती से ऐसा भी हो सकता है कोई समुदाय जो आदिवासी नहीं है और वो इसमें सम्मिलित हो गया है। यदि इस तरह का कोई केस है जो आदिवासी है और इस सूची में सम्मिलित नहीं है, इस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में स्थानीय सरकार के द्वारा सूचना जारी कर उसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स की सूची में सम्मिलित करने की व्यवस्था है। इसलिए आप देखिए जो एससी और एसटी के आर्टिकल हैं उनका पैरा 2 वो स्पष्ट कहता है कि संसद को यह शक्ति है कि इस सूची में संशोधन कर सके, किसी भी ट्राइब या कास्ट को सम्मिलित कर सकता है या उसको वहां से डिटैच कर सकता है। दूसरा, बाबा साहब ने कहा कि उनका दूसरा प्रश्न यह है कि यदि कोई शेड्यूल्ड ट्राइब्स का सदस्य जो शेड्यूल्ड एरिया में अथवा ट्राइबल एरिया में रहता था और अब वह भारत के किसी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में चला गया जो कि न ही शेड्यूल्ड एरिया है न ही ट्राइबल एरिया है, क्या वो वहां की स्थानीय सरकार से अपनी शेड्यूल्ड एरिया अथवा ट्राइबल एरिया वाली सुविधा को लेने के लिए अधिकृत है? इसका बाबा साहब ने कहा इस प्रश्न का उत्तर अभी देना कठिन है। यदि यह मामला आंदोलन के रूप में ऐसी जगह आता है जहां उसका निर्णय करना है तो निश्चित रूप से उसका निर्णय संविधान के किसी अनुच्छेद के अंतर्गत ही दिया जाएगा। जहां तक आज इस संविधान की बात है, ऐसे केस में उन्हें शेड्यूल्ड एरिया अथवा ट्राइबल एरिया के बाहर के क्षेत्र में कोई सुविधा नहीं दी जा सकती। जहां तक मैं समझता हूं, बाबा साहब ने कहा, जहां तक मैं समझता हूं जो नियम शेड्यूल्ड एरिया अथवा ट्राइबल एरिया के लिए बनाए गए हैं उन्हें शेड्यूल्ड एरिया अथवा ट्राइबल एरिया के बाहर लागू करना व्यवहारिक रूप में संभव नहीं है। तो ये चीज बाबा साहब ने उस समय क्लियर कर दी थी। आशीष जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही महत्वपूर्ण जो डिस्कशन संविधान सभा में हुआ था और उसका जो एक्चुअल वर्डिंग्स के साथ में जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया है, निश्चित तौर पर यह जो संभ्रम है सोसाइटी के अंदर या समाज के अंदर, उस संभ्रम को दूर करने के लिए यह जो इंफॉर्मेशन है वह उन्हें बहुत ही मतलब काम आएगी। और आशा करते हैं कि ये जो संभ्रम समाज के अंदर फैलाए जाते हैं वह संभ्रम भी इसी जानकारी के साथ में दूर किया जा सकता है और समाज के अंदर जो ध्रुवीकरण को मतलब इसको अनुसूचित जाति और जनजाति के ध्रुवीकरण को की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए यह सारी बातें संभ्रम समाज के अंदर जो फैलाया जाता है उसके तहत हमारे जो दर्शक है और हमारे जो आंदोलन में काम करने वाले जो साथी है वो इस जानकारी को पॉजिटिव वे में लेकर यह जो बैकग्राउंड है पूरा इस जानकारी का, और उस बैकग्राउंड के साथ में वो समाज के अंदर इसको प्रचार प्रसार करेंगे। और निश्चित तौर पर ये जो आपकी किताब है आदिवासी कौन है, इस किताब को सभी पाठक, सभी दर्शक निश्चित तौर पर इस कॉपी को पढ़ेंगे। इस कॉपी के लिए आप हमको संपर्क कर सकते हैं और हमें आपका जो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में भी आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो आप अपने एड्रेस के साथ में भेज सकते हैं, या कॉपी पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो हम आप तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो हम लेते हैं। तो आशा करते हैं कि आज का ये जो विषय है इस विषय के ऊपर पर्याप्त जानकारी उमेश चंद्र गौंड जी की ओर से आप सभी दर्शकों को मिली है। हम मिंटी न्यूज नेटवर्क की ओर से आपका सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहते हैं कि ये जो महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय भीम, जय मल्यासी।
आगे भी फेसबुक हम पे अलग आऊंगा। अलग विषयों आगे भी हम अलग अलग विषयों के ऊपर आपसे मिलेंगे और चर्चाएं करेंगे। धन्यवाद सर। आपकी अनुमति लेते हुए हम शाम की कार्यक्रम की यहाँ घोषणा करना चाहते हैं। आज रविवार है और रविवार का दिन जो है वह संडे शाम का दिन होता है वह अंग्रेजी में पैनल डिस्कशन का होता है। तो आज भी हम ऐसे ही एक महत्वपूर्ण विषयों को लेकर शाम को चर्चा करने जा रहे हैं। आज रात का जो विषय है वह विषय है बीजेपी इज एक्सपोज्ड एज द पार्टी ऑफ अपर कास्ट ओनली। तो ये वर्तमान में जो मीडिया में यह बातें आई है कि बीजेपी यह एक्सपोज हो गई है कि यह सिर्फ और सिर्फ अपर कास्ट के जो लोग हैं उनकी पार्टी है। इस विषय के ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं और इसमें हमारे साथ में जुड़ेंगे पैनलिस्ट मिस्टर मूल निवासी संजय इंगोले जी जो एसोसिएट प्रोफेसर है जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय दिल्ली से, और मूल निवासी पन्नालाल चौधरी जी आप लखनऊ से जुड़ेंगे। तो आज रात को 8:30 बजे आप जरूर इस पैनल डिस्कशंस के लिए मिलिएगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी।